जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल त्रिशूल RBSE हब में, जिसमें हम पढ़ रहे थे कक्षा 9th की विज्ञान NCERT प्योर हिंदी माध्यम में, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है उत्तक या टिश्यू। इसका एक पार्ट कल वीडियो डाल दिया गया था। आज मैं आपके बीच लेके आया हूं पाठ नंबर 2। तो कक्षा 9th की विज्ञान अध्याय नंबर 6 पाठ नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है उत्तक। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कल अपन ने पादप उत्तक पढ़ना प्रारंभ किया था, यानी प्लांट टिश्यू पढ़ रहे थे। प्लांट टिश्यू में पहला टाइप कंप्लीट कर लिया था। पहला टाइप था विब्जियोतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसके 3 टाइप थे, वो भी अपन ने पढ़ लिए थे। उनकी लोकेशन के आधार पे कल की क्लास देखें आप जाके, तो कल की क्लास में शीर्षक विब्जियोतक पढ़ लिया था, पार्श्व विब्जियोतक पढ़ लिया था और अंतर्विष्ट विब्जियोतक पढ़ लिया था। कल की क्लास देखोगे आपको प्योरली समझ में आ जाएगा। आज बारी है प्लांट टिश्यू के सेकंड टाइप की, जिसका नाम है स्थायी उत्तक। तो आ जाइए मेरे साथ कॉपी और पेन लेके और अपने दिमाग में फुल एनर्जी भर के आइए अपन शुरू करते हैं स्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू। तो कल आपने पढ़ लिया था कि जो विभाजित हो रहा था, जो उत्तक बार बार विभाजित होने की क्षमता रखता है, अर्थात जो पौधे की ग्रोथ को करता है, प्राथमिक ग्रोथ, द्वितीयक ग्रोथ, ये सब करता है, वो वाला उत्तक कौन सा होता था? विब्जियोतक। ओके, आज स्थायी उत्तक पढ़ रहे हैं। तो देखो, जब विब्जियोतक की कोशिकाएं, आप ध्यान से सुनना, पहले समझाते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है ये चैप्टर, ज्यादा याद करने लायक है, इसको याद ज्यादा करना पड़ेगा। मान लो ये विब्जियोतक ने ये कोशिकाएं बना दी। कल वाला जो आपने पढ़ा विब्जियोतक, उसने ऐसी कोशिकाएं बना दी खूब सारी। अब क्या करते हैं, ये कोशिकाएं विभाजित होना बंद हो जाएगी, बहुत सारी कोशिकाएं विभाजित होना बंद हो जाएगी। तो ये मान लो ये कोशिकाओं का झुंड है, इसे ये क्या करेगा? विभाजन होना क्या कर देगा? बंद। और ये कोशिकाएं अपना एक स्थायी आकार आकृति ले लेगी और एक विशेष काम करने लग जाएंगी। जैसे कोई जाइलम बन जाए, कोई फ्लोम बन गया, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, पौधों में अपने अपने काम करने लग जाएंगे। तो फिर इन्हीं उत्तक को आप क्या बोलोगे? स्थायी उत्तक। तो ध्यान दीजिए आप, यदि विब्जियोतक की कोशिकाएं स्थायी रूप से अपना आकार ले लेती हैं, विभाजन करना बंद कर देती हैं और कोई विशिष्ट कार्य करने लग जाती हैं, कोशिकाओं का झुंड, तो वो कोशिकाओं का झुंड है फिर कौन सा उत्तक का निर्माण कर देता है? स्थायी उत्तक बन चुका है। अब यह अपना विशेष काम करेगा, इसका बंटवारा कर दिया गया है। जैसे वही बात है, 10th क्लास तक तुम्हारे पास कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं होती, सबके पास ही क्या होती है? साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये चलती हैं। लेकिन 11वीं में जाते ही आप स्पेशल क्षेत्र में चले जाते हैं। तो आप ऐसा मान लीजिए कि 10वीं तक का आपका जो फेज है वो विब्जियोतक वाला फेज है, और 11th में आते ही तो कोई मैथ लेगा तो उसको विशेष काम मैथ के लिए करना पड़ेगा, कोई बायोलॉजी लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा। तो वही लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो अब वो स्थायी हो चुके हैं। बस वही वाला मामला यहाँ पे है। शुरू में तो वो विब्जियोतक है, वो कोशिकाएं सभी विभाजित होती हुई रहती हैं, फिर वो अपने विभाजन की क्षमता खो देती हैं, अपना अलग अलग काम करने लग जाती हैं। तो वो ही टिश्यू क्या बन जाएगा? आपका स्थायी उत्तक। तो इसमें 2 लाइन है इंपॉर्टेंट। एक वर्ड आएगा इसमें कि विब्जियोतक कोशिकाओं का विभेदीकरण हो जाता है, जिससे स्थायी उत्तक का निर्माण होता है। देखो, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि ताकि आपको एनसीईआरटी के हर वर्ड का मतलब समझा सकूं, ताकि एनसीईआरटी ऐसे दिमाग में बैठ जावा आपके कि आगे आप नीट की तैयारी करो, IIT की तैयारी करो, तो एनसीईआरटी को पढ़ने की आदत लग जावे कि एनसीईआरटी में सब कुछ आता है। तो वर्ड का फर्क पड़ता है। तो एनसीईआरटी में एक वर्ड है विभेदीकरण। क्या है? विभेदीकरण। यानी ये कहना चाहता है कि ये कोई विब्जियोतक है, विब्जियोतक कल वाला उत्तक है, यदि वो उसका विभेदीकरण कर दूं मैं तो उससे क्या बन जाएगा? स्थायी उत्तक। तो ये विभेदीकरण वर्ड का मतलब यही है कि कोशिकाएं विभाजन होना बंद हो जाएगी, अपना आकार आकृति ले लेगी और अपना कोई विशेष काम करने लग जाएगी। तो इन तीनों को मिला के क्या कह दिया कि उन कोशिकाओं का विभेदीकरण हो गया है। क्या हो चुका है? विभेदीकरण। तो ये वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। विभेदीकरण क्या होता है? विभेदीकरण का मतलब क्या होता है? स्थायी आकार आकृति हो जाती है कोशिकाओं की और कोई विशिष्ट कार्य हो जाता है, विशिष्ट कार्य। तो यही होता है विभेदीकरण। तो जब विब्जियोतक उत्तक का विभेदीकरण हो जाता है तो उससे स्थायी उत्तक का निर्माण होता है।
तो इस वर्ड से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो अब अपन स्थायी उत्तक की परिभाषा वगैरह आराम से लिख सकते हैं। तो पहले मैं 2-3 लाइनें लिखता हूं, शुरू कीजिए, आप एडिंग डालिए। ये 2 लाइन पढ़ते हैं, बहुत इजी है, अपन हर लाइन की स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी की। स्थायी उत्तक, जब विभज्योतक से बनी कोशिकाएं विभेदित होकर, ये वर्ड का मतलब मैंने समझा दिया, विभेदित होकर यानी उनको स्पेशलाइजेशन मिल गया, उनको स्पेशल काम मिल गया, विभेदित होकर विशिष्ट कार्य करने लगती हैं तथा विभाजन की क्षमता खो देती हैं। अब विभाजन नहीं होगा तो स्थायी उत्तक का निर्माण होता है। बिल्कुल ही बढ़िया सी एक लाइन तैयार हो गई कि जब विभज्योतक से बनी कोशिकाएं विभेदित होकर कोई विशेष काम करने लग जाती हैं तथा विभाजन की क्षमता खो देती हैं तो स्थायी उत्तक का निर्माण हो जाता है। फिर अगली लाइन में थोड़ा सा विभेदीकरण को बता दिया, परिभाषा आ सकती है विभेदीकरण क्या होता है। तो विभज्योतक कोशिका का विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। भाई किसी भी कोशिका को कोई काम करना है तो उसके लिए उसके अनुसार आकार आकृति चाहिए स्थायी रूप से। जैसे जाइलम है, जल को ऊपर ले जाना है तो उसको ट्यूब जैसी आकृति चाहिए, फ्लोएम में अलग आकृति चाहिए, खाना इकट्ठा करना अलग आकृति चाहिए, कहीं पे उसको यांत्रिक सहारा देना अलग अलग आकृतियां चाहिए। तो स्पेशल काम करने के लिए आपको स्पेशल योग्यता भी चाहिए। तो वो योग्यता यदि उस कोशिका को मिल गई तो वो कोशिका विभेदीकरण की प्रक्रिया से गुजर चुकी है, अब वो विभज्योतक नहीं रही है, अब वो उत्तक सरल उत्तक बन चुकी है। कौन सा उत्तक बन चुके? स्थायी उत्तक बन चुकी है। तो आ जाइए, विभज्योतक कोशिका का विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? विभेदीकरण। तो परिभाषा आ सकती है कि विभेदीकरण क्या होता है। 2 लाइनें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब अपन इसके टाइप पढ़ते हैं। भाई आपको सारणी बनवा दी थी, कल की क्लास देख लो जाके, उसमें सारणी में बनाया था कि ये जो स्थायी उत्तक होता है, स्थायी उत्तक भी 2 प्रकार के स्थायी उत्तक होते हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। सरल वालों में क्या होती है, एक टाइप की कोशिकाएं मिलती है आमतौर पर, लेकिन सरल एग्जाम में नहीं आता। सरल के 3 टाइप हैं, वो एग्जाम में आएंगे। सरल स्थायी उत्तक के 3 टाइप हैं, जिसमें पेरेनकाइमा, कोलेन कायमा और स्क्लेरेन कायमा। टेबल बनाई थी तो अपन एक को पढ़ेंगे। तो अब स्थायी उत्तक में हेडिंग क्या डालेंगे अपन? सरल स्थायी उत्तक, और सरल स्थायी उत्तक में भी हेडिंग क्या डालेंगे? पेरेन कायमा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आइए आगे मेरे साथ। 1 मिनट के लिए सारणी दोबारा देख लीजिए। मान लो कोई बच्चा सीधी ये क्लास देख रहा हो। देखो स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक। सरल में 3 टाइप पढ़ेंगे, पेरेनकाइमा, कोलेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा, तीनों पढ़ेंगे अभी। और जटिल में क्या पढ़ेंगे? जाइलम और फ्लोएम। तो याद कर लो इनको, ये कल भी बनाई हुई थी सारणी, कल वाली और भी बड़ी है। तो अब अपन शुरुआत करते हैं सरल स्थायी उत्तक, और सरल स्थायी उत्तक में पहली, दूसरी और तीसरी। तो हेडिंग डाल लीजिए सरल स्थायी उत्तक। अब आ गया हूं मैं सरल स्थायी उत्तक के पहले टाइप पेरेनकाइमा में। अब देखो क्या होगा आगे 9th क्लास में। इतना है कि हर उत्तक के 3-3, 4-4 लाइनें आपके सिलेबस में है। तो हर उत्तक की 3-3, 4-4 विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए कि उनकी कोशिकाएं कैसी होती है, उनकी क्या आकृति होती है, उनके बीच में कितना स्थान वगैरह होता है और उनका क्या काम होता है। बस इतना ही सिलेबस में। तो एक को आराम से पढ़ते जाओ, और इसमें ज्यादा खोपड़ी लगने वाली नहीं है आपकी। बस आप इन नोट्सों को 2-3 बार, 1 बार क्लास ले लो और 2 बार इनके नोट्सों को पढ़ लो, रिविजन कर लेना, पूरी तरीके से उत्तक आपको याद हो जाएगा। तो सरल स्थायी उत्तक में पेरेनकाइमा। तो पहला पॉइंट है, इसमें साथ साथ ही लिख लेंगे। ये पहला पॉइंट इसमें यह है, या समझ लेते हैं बाद में लिख लेंगे। पहला पॉइंट यह है कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है। तो बिल्कुल प्रश्न आ सकता है। 3 जने हैं सरल स्थायी उत्तक, पेरेनकाइमा, कोलेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा। तीनों में से सबसे ज्यादा कौन पाया जाएगा? तो ये आएगा आंसर पेरेनकाइमा। तो 1 पॉइंट क्लियर कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाला सरल स्थायी उत्तक कौन है? पेरेनकाइमा। ओके, एक लाइन का ध्यान रखना है। फिर इनमें ध्यान रखना, ये नई कोशिकाएं बनी हुई होती है तो इनमें कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। तो दूसरा गुण याद हो गया, पेरेनकाइमा उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति बहुत ही पतली होती हैं। ओके, और ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। तीसरा पॉइंट, कोशिकाएं पेरेनकाइमा की कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित होती हैं। तो क्या मृत भी होंगी? बिल्कुल, आगे जो कुछ उत्तक आएंगे अभी उनमें कई कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, उनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन जमा हो जाता है। लिग्निन
एक पदार्थ होता है जिसे कोशिका भित्ति मृत की तरह व्यवहार करती है, फिर मृत हो जाती है, सूख जाती है। तो यहाँ पेरेनकाइमा की कोशिकाएं कैसी होती है? जीवित होती हैं। याद हो गया काम। और एक लास्ट पॉइंट याद रखो कि दो कोशिकाओं के बीच में गैप नहीं पाया जाता, यानी जो पेरेनकाइमा उत्तक को देखोगे ना आप सूक्ष्मदर्शी से, तो दो कोशिकाओं के बीच में जगह नहीं दिखेगी आपको, दोनों कोशिकाएं अच्छी खासी बंधी हुई रहेगी, यानी बिल्कुल अच्छी खासी बंधी हुई रहेगी। आइए एक एक दो दो लाइनें याद करते हैं। इनमें पेरेनकाइमा सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है, याद हो जाएगा। दूसरा आ जाइए, कोशिकाएं पतली कोशिका भित्ति वाली होती है, पतली कोशिका भित्ति पाई जाएगी। तीसरा, कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित होती हैं। अब चौथा लाइन, चौथी मैंने उल्टी बोल दी थी भाई, सॉरी उसके लिए, क्योंकि अभी जो मैंने बोला वो उल्टा निकल गया था। दोबारा देख लो, इनमें जो नई कोशिकाएं बनती है ये तो इनमें बहुत ही कम कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो इनके बीच में गैप ज्यादा होता है। मैंने उल्टा बोल दिया, ध्यान देना बात पे। मैंने बोला गैप नहीं होता है, नहीं, गैप ज्यादा होता है। तो दोबारा से इस लाइन को वापस स्टार लगा रहा हूं मैं, ध्यान देना। कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान क्या होता है? ज्यादा। वापस से सही कर लेना दिमाग में लाइन को कि पेरेनकाइमा में जो कोशिकाएं होती है उनके बीच में गैप ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उल्टा वो निकल गया था पिछली बार। तो कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान क्या होता है? ज्यादा। तो रिक्त स्थान ज्यादा मिलेगा, बीच में गैप दिखेगा आपको, तो यानी वो बंधन कम मिलेगा, वो चिपकी भी कम रहेगी, अतः है प्राय बंधन मुक्त होती है। ध्यान देना। तो चौथी लाइन को वापस से करेक्ट कर लेना, दिमाग में उल्टा निकल गया था। अब इसका डायग्राम एनसीईआरटी ने दे रखा है, तो एनसीईआरटी वाला डायग्राम अपन को भी आना चाहिए, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए आप डायग्राम को बनाता हूं मैं आपके सामने। बस एनसीईआरटी ने कहा ये कुछ ऐसे कोशिकाएं होती हैं, ये कुछ दूसरी कोशिका, ये तीसरी कोशिका, ये चौथी कोशिका, ये पांचवी कोशिका। तो डायग्राम देखोगे तो चौथी लाइन क्लियर हो जाएगी। तो ये कोशिकाएं हैं, तो इनके बीच में गैप दिख जाएगा आपको। ये देखिए, ये गैप, ये दिख गया होगा आपको, ये गैप यहाँ पे, ये गैप है पूरा, ये गैप है। तो ये है अंतराकोशिक स्थान। कौन सा? अंतरा कौशिक स्थान। तो ये बहुत ज्यादा होता है, तो ये ढीली रूप से बंधी हुई रहती हैं, ढीली कोशिकाएं पड़ी हुई रहती है जिनमें खूब सारा गैप होता है। तो यही डायग्राम आपको एग्जाम में बना के आना, एनसीईआरटी का ही है। तो ये चित्र किसका है भाई? पेरेनकाइमा। किसका है? पेरेनकाइमा। और कितने पॉइंट याद करने हैं? 1 2 3 4, 4 पॉइंट याद करना, एक डायग्राम याद करना, 2 नंबर आपके हो जाएंगे पेरेनकाइमा यदि आ गया तो। पेरेनकाइमा लिखिए, फिर अपन स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं। अब पेरेनकाइमा से 2 शानदार प्रश्न तैयार करते हैं। पेरेनकाइमा कोशिकाओं की विशेषता तो आए या ना आए, ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेनकाइमा के 2 डिवाइडेशन और 2 डिवाइड और कर रखे हैं इन्होंने, एनसीईआरटी ने, ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा यदि पेरेनकाइमा है, ये लो पेरेनकाइमा ही है। पेरेनकाइमा के चारों गुण आपको पता है कैसे होते हैं। यदि पेरेनकाइमा वाले उत्तक में क्लोरोफिल आ जावे, क्लोरोफिल पढ़ लिया आपने कोशिका वाले चैप्टर में। क्लोरोफिल क्या होता है? हरे रंग का वर्णक होता है। क्लोरोफिल जो लवक के अंदर पाया जाता है और जिसका काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना, यानी पौधों के लिए भोजन बनाना। तो यदि पेरेनकाइमा कोशिकाओं में क्लोरोफिल और जुड़ जावे तो फिर उस पेरेनकाइमा का नाम ही चेंज कर देते हैं, फिर उसको ऐसे बोल देते हैं क्लोरेनकाइमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है ये, बड़ी क्लासों में भी देखा है मैंने। क्लोरेनकाइमा, ध्यान रखना, एक वर्ड का दिक्कत होने से बहुत कुछ हो जाएगी। जैसे आपने सरल स्थायी उत्तक का दूसरा टाइप देखो सारणी में, वो कोलेनकाइमा है। क्या है? कोलेनकाइमा। और ये क्या है? क्लोरेनकाइमा। तो एग्जाम में प्रश्न गलत करवा लेगा आपसे, कोलेनकाइमा अलग चीज है और क्लोरेनकाइमा अलग चीज है। ये वर्ड को नोट करो, क्लोरे वर्ड है, जहां भी क्लोरे दिख जावे इसका मतलब क्लोरोफिल की बात कर रहा है, और वो पेरेनकाइमा का ही टाइप है। लेकिन कोलेनकाइमा आ जावे तो वो सरल स्थायी उत्तक का दूसरा टाइप है, ध्यान रखना। तो इस वर्ड को ढंग से पढ़ के जाना। क्लोरेनकाइमा क्या होता है? कुछ पेरेनकाइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पता है ना तुम्हें? क्लोरोफिल क्या होता है? हरित लवक वाला मामला।
तो पाया जाता है, अतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो देखो पेरेनकाइमा ऐसी ऐसी जगह काम आता है। पेरेनकाइमा कोशिकाओं में यदि क्लोरोफिल वर्णक पाया जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वही काम प्रकाश संश्लेषण का करने लग जाएगा और इस पेरेनकाइमा को नई उपाधि दे दी जाएगी क्लोरेनकाइमा। क्या बोल दिया जाएगा, क्लोरेनकाइमा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। फिर आ जाइए एरेनकाइमा। क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे एरेनकाइमा, पहले नीचे पढ़ते हैं। जलीय पौधों में पेरेनकाइमा की कोशिकाओं की बड़ी, पेरेनकाइमा में कोशिकाओं के बीच, थोड़ा सा वर्ड मिसमैच। तो जलीय पौधों में पेरेनकाइमा की कोशिकाओं के बीच बड़ी हवा की बड़ी गुहिकाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण पौधे जल में तैरते हैं। ध्यान रखना, पौधे जो जलीय पादप हैं, जो तैरने वाले पादप होते हैं, वो ऐसे तो पानी में डूब जाएंगे, तो उनके अंदर क्या होता है, पेरेनकाइमा होता है। पेरेनकाइमा में बीच बीच में कोशिकाओं में खूब सारा गैप होता है, तो उस गैप में क्या होती है, नेचुरली हवा भरी हुई रहती है। तो हवा भरी हुई रहेगी यदि किसी भी पौधे में, प्राणी में, तो वो पानी के ऊपर क्या होता है, तैरता है। जैसे पक्षी उड़ क्यों पाते हैं, उसका रीजन यही है, उनकी हड्डियां खोखली होती है। जब आप आगे पढ़ोगे, हड्डियां खोखली होती है तथा हड्डियों में हवा भरी हुई रहती है, वहाँ हवा की कैविटी पाई जाती है, गुहिका पाई जाती है। तो वैसे ही एरेनकाइमा, तो ये एरेन वर्ड है ना, ये एरेन वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए, हवा के लिए, एरियल। ठीक है, तो एरेनकाइमा, तो पेरेनकाइमा का एक प्रकार है एरेनकाइमा, जो जलीय पादपों में जो पेरेनकाइमा की कोशिकाएं हैं, उनके बीच में बड़ी बड़ी गुहिकाएं यानी कैविटियां होती हैं। उन कैविटियों में हवा भरी हुई रहती है, जिसके कारण पौधे जल पे तैरते रहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आने वाले हैं भाई, इनको थोड़ा ढंग से देख लो। और ये किसके अंदर हैं, पेरेनकाइमा के अंदर ही लिखने हैं। तो डायग्राम के नीचे ये ऐसा बना लोगे तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रहेंगे कि पेरेनकाइमा के दो टाइप और बता रखे हैं, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा हरित लवक के लिए है, यानी वो प्रकाश संश्लेषण करेगा। एरेनकाइमा में हवा भरी हुई रहती है, जिसके कारण पौधे जल पे तैरते रहते हैं। अब जाके अपना पेरेनकाइमा 100% से पूरा हुआ है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 2। दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं कोलेनकाइमा। देखो कोलेनकाइमा में समझने जैसा कुछ भी नहीं है, वही 4-5 लाइंस है जिनको 2 बार पढ़ के याद करनी पड़ेगी, या याद ज्यादा करना है क्योंकि फिक्स है बातें। तो कोलेनकाइमा को मैंने लिख दिया है, पहले 1-2 बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, कहीं भी कोई डाउट नहीं आएगा। कैसे प्रश्न बन सकते हैं मैं आपसे बात करता हूं। कोलेनकाइमा पौधों में लचीलापन इस उत्तक के कारण पाया जाता है। यह प्रश्न बन सकता है एक लाइन का, जब कोई 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो पूछ सकता है कि पौधों में लचीलापन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है। तो फिर यदि ऑप्शन में आपके ये मिल रहे हैं कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तो आपको क्या बताना है, कोलेनकाइमा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न ये है कि लचीलापन पौधों में, आपने देखा होगा आंधी वगैरह आती है, खूब हवाएं चलती हैं, पत्तियां वगैरह वो बहुत ज्यादा मुड़ जाती है लेकिन टूटती बहुत ही कम है। तो ये लचीलापन है, लचीलापन वो किस उत्तक के कारण आया है, कोलेनकाइमा। देखा होगा छोटे पौधों के तने बहुत दूरी तक झुक जाते हैं बट टूटते नहीं है आसानी से, तो ये किसके कारण आया है, कोलेनकाइमा। तो लचीलापन वाला क्वेश्चन अच्छा है, 1 पॉइंट याद हो गया। यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। अब ये लचीलापन दे रहा है तो मतलब स्ट्रेंथ पैदा कर रहा है, तो यांत्रिक सहारा समझ गए, मतलब मजबूत बनाता है। कुल मिला के पौधों को क्या बनाता है, मजबूत। तो दूसरी लाइन भी रेडी है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तीसरा आ जाओ, ये पौधों के विभिन्न भागों जैसे पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। बिल्कुल सही बात है, कठोर भी नहीं बनाता, ये लचीलापन भी रहेगा, टूटने भी नहीं देगा, लचीलापन। तो लचीलापन के साथ मजबूती लाता है। तो ये लाइन भी कोई खास नहीं है, पहली लाइन में ही मिलती जुलती है, बट एनसीईआरटी ने ढंग से लिख रखा है तो अपन एनसीईआरटी के हिसाब से लिखते हैं और शब्दों को थोड़ा आसान बना देते हैं। फिर आ जाओ, इस उत्तक की कोशिकाएं, हाँ ये याद कर लेना, ये इसका वो है मेन, तो ये जीवित होती हैं, ठीक है। वो तो आपको पेरेनकाइमा में बताया, वो भी क्या होती हैं, जीवित। तो ये भी जीवित होती हैं, थोड़ी सी लंबी शेप की होती हैं, तो ये चीजें याद ही करनी पड़ेगी। जीवित होती हैं, लंबी होती हैं, अनियमित ढंग से कोनों से मोटी होती है। इन कोशिकाओं के कोने हैं वो मोटे होते हैं।
अब क्यों होते हैं, क्या होते हैं, ये अभी की बात 9th क्लास में नहीं है, ये आगे जाके जब जूलॉजी बॉटनी पढ़ोगे बीएससी वगैरह में तो वहाँ वो ज़्यादा डिटेल में बताते हैं ऐसा क्यों होता है। हर चीज़ होने के पीछे एक कारण होता है, ताकि वो वायुमंडल, वो पर्यावरण में वो पौधा ढंग से सर्वाइव कर सके। तो कोई भी गुण आता है पौधे में या मनुष्य में या किसी जंतु में, तो वो किसी कारणवश ही आता है। बस आपको याद करना है कि इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी होती हैं और कोनों पर से मोटी होती हैं। तो ये लाइन वाले पर्सन है, इनमें समझने लायक ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर आ जाओ, कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान पाया जाता है, ये याद रखना भाई, ये लक्षण अच्छा है। पेरेनकाइमा में बहुत ज्यादा स्थान पाया जाता था और यह है कोलेनकाइमा, तो कोलेनकाइमा में बहुत कम स्थान पाया जाता है क्योंकि इन कोशिकाओं के कोने मोटे हो जाते हैं। तो जब कोशिकाओं की भित्तियां मोटी हो जाती है तो उनमें स्थान अपने आप कम हो जाएगा, तो वो बीच में बहुत कम स्थान पाया जाता है। और कभी ये प्रश्न पूछ ले लास्ट वाले, इसे हम पत्ती के पर्णवंत में एपिडर्मिस के नीचे देख सकते हैं। मैं आया इसलिए हूं ताकि एनसीईआरटी बता सको, एनसीईआरटी ने लाइन डाल दी इसमें वही कि इस उत्तक को तुम्हें कहीं देखना हो तो कहां जाओगे, तो आप कुछ नहीं, एक पत्ती ले लो, पत्ती का पर्णवंत ले लो। कि ये पर्णवंत क्या होता है, जो पत्ती है वो तने से जुड़ती है तो उसका डंठल होता है, समझ गए होंगे। पत्ती का जो डंठल होता है वो उसी को बोलते हैं पर्णवृंत। क्या बोलते हैं, पर्णवृंत। तो पर्ण तो पत्ती हो गई और उसका जो वृंत होता है जिससे वो तने से अटैच, जैसे ऐसे पत्ती लगी हुई है यहाँ पे, तो ऐसे पहले एक डंठल निकला हुआ रहता है फिर पत्ती लगती है। तो इस डंठल को ले लो और इस डंठल की ऊपरी वाली चमड़ी उतार दो। वो ऊपरी वाली चमड़ी होती है एपिडर्मिस। ऊपर वाली चमड़ी क्या होती है, एपिडर्मिस। एक एक बात का अर्थ बताऊंगा आपको। तो ये एपिडर्मिस है। फिर इस एपिडर्मिस के नीचे जो भी उत्तक मिलेगा ना तुम्हें पर्णवंत में, तो वो कौन सा उत्तक मिलेगा, कोलेनकाइमा। तो ये प्रश्न पूछ ले कहीं भी कि आपको कोलेनकाइमा देखना है तो कहां जाना पड़ेगा, तो पत्ती का पर्णवंत ले लो, एपिडर्मिस उतार दो, एपिडर्मिस का मतलब ऊपरी त्वचा, वो उतार दो और जो नीचे मिलेगा वो कोलेनकाइमा ही मिलेगा। और उसी कोलेनकाइमा की वजह से उस पत्ती में लचीलापन रहता है, वो पत्ती मुड़ सकती है बट टूटती आसानी से नहीं है, हवा वगैरह में नहीं टूटेगी। तो ये ध्यान रखना। तो इसको कहाँ पे मिलता है ये भी पता चल गया। ये कहाँ पाया जाता है, तने पत्ती में बिना टूटे वाले स्थानों में लचीलापन के लिए पाया जाता है। तो 5-7 लाइनें याद कर लोगे तो कौन याद हो जाएगा, कोलेनकाइमा। अन्य आपको आ जाओ एग्जाम में कोलेनकाइमा के लक्षण लिखिए, तो लक्षण जरूर लिखने पड़ेंगे। पौधों में लचीलापन लाता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी होती हैं और कोनों पर से मोटी होती हैं, ऐसे बताना है। फिर एक लक्षण और लिख दोगे कि इन कोशिकाओं के बीच में स्थान बहुत ही कम पाया जाता है। ये लो 4 लक्षण हो गए, तो आपके नंबर बन गए। तो अब इस कोलेनकाइमा का एक चित्र बकाया है जो एनसीईआरटी वाला ही बनाएंगे अपन, तो ये आप नोट कीजिए, फिर एक चित्र बना लेते हैं। कोलेनकाइमा का चित्र मेरे साथ ही देखो आप, ताकि आइडिया दिमाग में सेव हो जाता है कि कैसे बनाया गया था। तो जैसे फीचर होते हैं वैसे सही बनाने की कोशिश होती है चित्र। तो उसमें कुछ ऐसे अनियमित आकार की सी कुछ कोशिकाएं बना देना, ये आगे कुछ ना कुछ जॉइंट रहते हैं। साथ ही बनाना सीखना है भाई, बिल्कुल रैंडम चित्र बनते हैं तो अच्छे लगते हैं। ये लीजिए कुछ कोशिकाएं आपने देख ली। अब एक किनारों से कुछ मोटी दिखाई देती हैं, तो यहाँ यानी भित्ति होती है ना, वो भित्ति में कुछ जमा हो जाते हैं, जिसके कारण कोशिका भित्ति मोटी दिखाई देती है। तो कुछ ऐसे दिखेंगे यहाँ किनारों से। ये क्या बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है एकदम। अभी देखो इसको भरेंगे जब सब पता चल जाएगा आपको कि ये भित्तियाँ मोटी कैसे हो जाती हैं। ऐसे इनमें कुछ फीलिंग दिखा दो, ऐसे ये भित्तियाँ ऐसे हो जाती हैं, जमाव हो जाता है यहाँ पे। ये कोशिका भित्ति का जमाव ज़्यादा होता है। कोशिका भित्ति यहाँ भी पाई जाती है, ऐसा नहीं कि पाई नहीं जाती, लेकिन यहाँ थोड़ी पतली होती हैं और किनारों से क्या होती हैं, मोटी। ये भित्ति है, ऐसे भित्ति दिखेगी, यहाँ मोटी दिखेगी, ये
ऐसे थोड़ा कॉन्शियस होके पढ़ोगे ना तो फिर ये चैप्टर बोर नहीं करेगा, वरना ये चैप्टर को बोरिंग मानते हैं लोग कि ये उत्तक वाला चैप्टर होता है ना थोड़ा सा अजीब सा है, क्योंकि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग जैसा कुछ लगता नहीं है कि ये हो गया अरे लक्षण पढ़ो ये पढ़ो। तो इसमें क्या थोड़ा सा आपको याद कर लोगे ना तो प्रश्न गलत नहीं होगा। अब नंबर बनाने के लिए तो भले बोरिंग हो या कैसा भी हो पढ़ना ही पड़ता है, तो बोरिंग जैसा कुछ नहीं है। मैं जितना आसान हो सकता है उतना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने चित्र भी लाइव ही बनाया ताकि वरना पहले ही बना देता, पर लेकिन आपको पता रहे कि अब मैं एग्ज़ाम में कैसे बनाना है। आप सही थोड़ा ढंग से बन लेना, और क्या इतना मोटा बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको, मतलब बोर्ड पे दिखाने के हिसाब से मोटे ज़्यादा बना रहा हूँ। एनसीईआरटी में देखो चित्र, वैसे आपको किताब को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब आपको लिखवाया जा रहा है। दिख गया चित्र? ये लीजिए रफ एंड टफ चित्र है। ये एनसीईआरटी में ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं है कि एनसीईआरटी में चित्र बढ़िया जैसा कुछ नहीं होता, उसमें सारी चीज़ें आनी चाहिए भाई। बहुत सुंदर चित्र बनाने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलते हैं, सही बनाने के नंबर मिलते हैं। ये लीजिए आपके सामने कुछ कोशिकाएं बन गई, ये दिख गया होगा, जिनकी आकृति अनियमित आकार सा दिख रहा है, कुछ ऐसा गोल वोल जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, अनियमित आकार होता है। और इनमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी रसदानियां पाई जाती हैं। ये लक्षण में लिखा नहीं है लेकिन चित्र में दिखा रखा है, तो आपको भी पता रहना चाहिए। रसदानी पूछना मत रसदानी क्या होती है, कोशिका पढ़ा दिया, कोशिका चैप्टर में है। और इनका केंद्रक थोड़ा साइड में होता है, ये लो केंद्रक 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 केंद्रक, बस ये बन गया। तो आपका कौन? कोलेन कायमा। इसके थोड़े से नामकरण कर दो। ये जो ऊपर दिख रहा है ये कौन है? कोशिका भित्ति। ये भित्ति के कारण ही देखो बीच में गैप नहीं रह पाता, ये कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है, इसके अंदर खूब सारा जमाव हो जाता है, तो जो गैप होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण ही कोलेन कायमा में कोशिकाओं के मध्य स्थान नहीं पाया जाता। तो कोशिका भित्ति लिख दिया। ये कौन है? केंद्रक है। और ये कौन है? रसधानी है। बस 3 नाम होते हैं, और कुछ है ही होता ही नहीं है, कोशिकाएं हैं बाकी। तो ये चित्र किसका है वो भी तो लिख के आते हैं एग्जाम में कि चित्र किसका है, तो कोलेन कायमा। किसका चित्र है? कोलेन कायमा। ये लीजिए बड़ा इजी सा चित्र है, थोड़ा सा इसको देखो ऐसे बढ़िया से आप नोटबुक में बना लो। थोड़ा सा कहीं भित्ति रह गई हो तो भित्ति को बना लेना, भित्ति हर जगह पाई जाएगी भाई, अब कहीं नहीं रही। अब सही हो गया चित्र। तो देखा आपने कितना सुंदर चित्र बना है। तो अब आप इस चित्र को उतार लीजिए, फिर लास्ट पढ़ते हैं स्क्लेरेन कायमा। तीसरा पढ़ते हैं सरल उत्तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसमें क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। आ जाओ स्क्लेरेन कायमा। पहले तो नाम को ढंग से याद कर लेना, नाम ही याद नहीं होता दो लड़कों को, तो वो एग्जाम में जाते जाते तो पता नहीं इसको कौन सा कायमा बना देते हैं। स्क्लेरेन कायमा, इंग्लिश भी देख लो, इसकी मीनिंग बहुत अच्छी है, याद हो तो कर लेना। चलो आगे। यह उत्तक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ध्यान रखना, प्रश्न आएगा। लचीलापन पूछे तो कोलेन कायमा, और कठोर और मजबूती पूछे, जैसे पेड़ के तने देखे होंगे कितने कठोर होते हैं, तो कठोर एवं मजबूती पूछे तो कौन देगा? स्क्लेरेन कायमा। अब एक थोड़ी बातें ध्यान से सुनो, जब भी मजबूती देनी होगी ना तो कोशिकाओं की भित्ति बहुत मोटी होनी चाहिए। तो क्या होता है देखो, कोशिकाएं बनती हैं, जो कोशिकाएं वो मजबूत पक्की होती हैं, परिपक्व होती है, उन कोशिकाओं की भित्ति में लिग्निन का जमाव हो जाता है। लिग्निन, एक वर्ड सुनो, ये रहा लिग्निन, ये केमिकल है,
मतलब जो आगे जाके पढ़ोगे कि लिग्निन तो भित्ति में पाया जाता है, लेकिन जब ये लिग्निन बहुत ज़्यादा जम जाता है कोशिका में आके, तो वो कोशिका बहुत ज़्यादा कठोर और मजबूत हो जाती है और वो कोशिका मर भी जाती है, मृत हो जाती है। तो इसका मतलब ये इनकी, अब आगे सुनते हैं, देखो कोशिकाएं कैसी होती हैं, मृत होती हैं, ये लंबी और पतली होती हैं। लंबी और पतली कोशिकाएं होंगी, इनकी भित्ति बहुत मोटी होती है, लिग्निन का जमाव हो जाता है, कोशिकाएं मर जाती हैं और कोशिकाएं कठोर होती हैं। मामला याद हो गया। तो चलो, कोशिकाएं कैसी होती है, मृत। तो याद को यह आ सकता है प्रश्न, कौन से सरल उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है? उन दोनों की कोशिकाएं जीवित थी, पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, दोनों की कोशिकाएं कैसी थी, जीवित। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं कैसी हैं, मृत है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दे लेना। ये कोशिकाएं लंबी और कैसी होती हैं, पतली। डायग्राम में बनाएंगे तब देखेंगे। कोशिका की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति मोटी होने का कारण कौन है, लिग्निन। कौन है, लिग्निन। इसको लिखना देख लेना, लिग्निन। कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं पाया जाता। ध्यान से देखो, ये कोई कोशिका है, ऐसी कोई कोशिका है। अब इसमें लिग्निन भर गया, ऐसे लिग्निन भर गया, लिग्निन पूरी में लिग्निन भर जाता है ऐसे। तो लिग्निन का जमाव हो गया तो इसका कोशिका द्रव्य सूख जाता है, केंद्रक वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। तो इस कोशिका के अंदर भी कोई जगह नहीं दिखती है रे, इस कोशिका के अंदर भी कोई जगह नहीं होती, हर जगह लिग्निन जम गया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोशिका के भीतर की बात कर रहा है, कोशिका के बाहर नहीं। कोशिका के बाहर भी स्थान नहीं पाया जाता इसमें, लेकिन भीतर भी स्थान नहीं पाया जाता। ये एक ऐसा उत्तक है जिसमें भीतर बाहर कहीं भी कोई स्थान नहीं पाया जाता, लिग्निन इतना ज्यादा जम जाता है। तो कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं पाया जाता है, क्योंकि भित्ति कैसी होती है, मोटी। अब यदि किसी कोशिका की भित्ति को मोटे करते जाओगे तो उसका बाहर का स्थान भी खत्म हो जाएगा और उसके अंदर का स्थान भी खत्म हो जाएगा। और वैसे लिग्निन जमा हो गया तो कोशिका द्रव्य खत्म हो जाएगा, केंद्र वगैरह सब खत्म हो जाएंगे, जम जाएंगे, और सारे का सारा है कि ये कोशिकाएं कठोर बना देगी। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि इसी उत्तक को कहां देखा गया है, तो बहुत ही, ये उत्तक तने में तो पाया जाता है। बाकी कुछ चीजें और याद करते हैं, आ जाओ। संवहन मंडल के समीप, ये याद करना है। ये संवहन मंडल तो सुना ही नहीं है, अभी सुनोगे अगली क्लास में। संवहन मंडल वही होता है जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों को मिला के संवहन मंडल बोलते हैं। अर्थात वो उत्तक जो पानी और भोजन ले जाने का काम करते हैं वो होते हैं जाइलम और फ्लोएम। थोड़ा सा आगे का पढ़ लो, याद कर लो, ताकि संवहन मंडल परेशान ना करेगा। तो संवहन मंडल क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम, जो पत्तियों से भोजन लेके जाते हैं और जड़ों से पानी लेके जाते हैं, उन दोनों को मिला के संवहन मंडल बोलते थे। और उसका आसपास का एरिया किसका बना हुआ होता है, स्क्लेरेनकाइमा। मजबूती चाहिए वहां पे, आ गया। और कहां पाया जाएगा ये, पत्तों की शिराओं में। पत्ता उठाओ, पत्ते की स्ट्रक्चर देखो, या उसमें ऐसा करो मोबाइल की फ्लैश लाइट डालो तो उसमें बहुत सारे ऐसे आपको बहुत सारी शिराएं दिखेंगी, बहुत सारे ऐसे, ठीक है। जैसे खून की नसें होती है ना अपने अंदर, वैसे ही आपको पत्ती के अंदर बहुत सारी शिराएं दिखेंगी। ऐसे ये पत्ती है, ये लीजिए, ऐसे पत्ती, एक तो बीच में ऐसे शिरा दिखती है और फिर ऐसे शिराएं दिखेंगी आपको ऐसे पत्ती में, पता है, तो इनको ही कहते हैं शिराएं। तो यहां भी इन शिराओं के अंदर क्या पाया जाता है, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये तो रटने वाली चीजें ही हैं, एक एक चीजों को याद करो भाई। तने में है, संवहन मंडल के समीप पाया जाता है, पत्तों की शिराओं में पाया जाता है, और लास्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीज और फलों के कठोर छिलके। जिन बीज और फलों के कठोर छिलके होते हैं, बहुत ज्यादा कठोर छिलके, ताकि वो बीज आसानी से खराब नहीं होंगे, उनको आसानी से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो बाढ़ में, तापमान में, हर जगह वो बीज आराम से रह जाते हैं। तो उन छिलकों में भी क्या पाया जाता है, स्क्लेरेनकाइमा। वो छिलका बीज का भी हो सकता है, फल का भी हो सकता है। एनसीईआरटी ने गजब का उदाहरण दे रखा है, नारियल का रेशे युक्त छिलका। आप नारियल को छिलते होंगे तो आपने ऊपर वाला पार्ट देखा होगा, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। नारियल का ऊपर वाला जो भूरा कलर का सूखने के बाद हो जाता है, जब ग्रीन नारियल में तो वो ग्रीन होता है, वो भी हार्ड होता है, लेकिन जब वो सूख जाता है तो वो रेशेदार बन जाता है, वो कठोर होता है। तो ये एग्जाम्पल याद रखना, नारियल के रेशेदार जो छिलका है वो किस उत्तक का उदाहरण है भाई, स्क्लेरेनकाइमा।
वो सारे फीचर आपको याद हो गए होंगे। तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए दोबारा देख लो। ये उत्तक पौधों के कठोर और मजबूत बना देता है, कोशिकाएं मृत होती हैं, ये लंबी और पतली कोशिकाएं होती हैं, लिग्निन का जमाव हो जाता है भित्ति में, लिग्निन का जमाव हो गया तो कोशिकाओं के बाहर और आंतरिक स्थान नहीं पाए जाते हैं। फिर ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, उत्तक के तने में पाया जाता है, संवहन मंडल के समीप पाया जाता है, पत्तों की शिराओं में पाया जाता है, बीज और फल के कठोर छिलके में पाया जाता है। उदाहरण पूछेगा तो बोल देना नारियल का रेशेदार छिलका इसका एग्जाम्पल है। तो याद हो गया आपको अच्छी तरीके से। बस इसकी फोटो बना लेते हैं, और फोटो ऐसी बना, फोटो में क्या एक पतली सी कोशिका होगी, लंबी कोशिका होगी, उसमें कोई केंद्रक नहीं दिखाना, कुछ और नहीं दिखाना, होता ही नहीं है। मृत कोशिका है तो उसमें बहुत ज़्यादा भित्ति जमी भी रहती है, तो इसका ईजी सा डायग्राम है, तो आप नोट कीजिए। चलो इसकी फोटो बनाते हैं, बहुत ही आसान है। फोटो बनाएंगे तो एक लंबी सी कोशिका बना दो, ऐसे कोशिका बन गई। तो ये तो है इसकी झिल्ली। अब इस पे क्या होता है, भित्ति का बहुत ज़्यादा जमाव होता है, लेकिन थोड़ा अनियमित सा दिखेगा जमाव आपको, ऐसा नहीं कि परफेक्ट पूरा जमा हुआ दिखेगा, ऐसे। ये देखो इतना ज़्यादा भित्ति मोटी हो गई है, इसके अंदर जमा हो गया बहुत ज़्यादा। ये यहाँ तो जगह दिख रही है, क्यों मैंने डायग्राम में बनाया, बाकी जगह भर जाती है, ऐसे ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा जमा होता है तो जगह क्या होती है, फिल हो जाती है, थोड़ी बहुत जगह ही रहेगी अंदर, ऐसे। भित्ति बहुत मोटी होती है, ये ले इतना जमा। तो यही फोटो बनानी है भाई, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो ये चित्र किसका है, स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा चित्र है, स्क्लेरेनकाइमा का। ये अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य। देखो 2 प्रकार के चित्र होते हैं बायोलॉजी में। ये कोशिका है, इसको इधर से देखा तो ये इधर से देख रहे हो, ये कोशिका है, देखो लंबी कोशिका है, तो इसको कौन सा चित्र बोलते हैं, अनुदैर्ध्य सेक्शन। जब 2 प्रकार से काट सकते हैं कोशिका को, ऐसे काट सकते हैं और ऐसे काट सकते हैं। तो ऐसे जब काटते हैं तो ये कौन सा सेक्शन हो गया, अनुदैर्ध्य। और इसको ऐसे काट के देखोगे तो कैसा हो जाता है, अनुप्रस्थ। तो दोनों चित्र है सिलेबस में। तो ये तो कौन सा वाला चित्र है, अनुदैर्ध्य सेक्शन। सेक्शन का मतलब होता है प्रयोगशाला में इसको काटते हैं। जैसे इस मार्कर को 2 तरीके से काट सकता हूं मैं, ऐसे काट दूं बीच में से, फिर ऊपर से देखूंगा तो ये बिल्कुल गोल आकृति दिखेगी। देखो जैसे ये मान लो यहाँ से काट दिया मैंने ऐसे, और इसको देखूंगा कैसा दिख रहा है, गोल दिख रहा है। तो ये वाला तो हो गया अनुप्रस्थ, सॉरी ये अनुप्रस्थ हो गया। और इसको ऐसे काट दूं बीच में से इस मार्कर को, तो फिर ऐसे दिखेगा, ये वाली जगह दिखेगी ऐसे, इतनी लंबी जगह। तो ये कौन सा हो गया आपका, अनुदैर्ध्य। तो बस कुछ नहीं है, ये अनुदैर्ध्य स्क्लेरेनकाइमा है, वो भी सिलेबस में है, अनुप्रस्थ वाला। वो चित्र भी देख लो, उन्होंने क्या किया, 5-6 कोशिकाओं के झुंड को काट के देखा ऐसे, तो कुछ वो ऐसी दिखाई दे देती हैं और कुछ भी नहीं। वो ऐसी सी, अभी थोड़ी देर पहले भी आपने ऐसी सी कुछ बनाई थी। ये 5-6 कोशिकाओं का जब झुंड देखा गया तो कुछ ऐसा सा दिखेगा। और वही हाल इसका यहाँ होने वाला है, इसमें खूब सारा लिग्निन ऐसे जमा हुआ रहता है। तो यहाँ ये डायग्राम ऐसे ही है भाई, इनको आप ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश ना करें। चीजें समझ में आनी चाहिए कि क्या कहना चाहते हैं। तो आप 1% ये भी कर सकते हो कि ये तो सर वैसा दिखाई दे रहा है, अभी जो आपने क्या बनाया था इससे पहले कोलेनकाइमा, वैसा नहीं है भाई। कोलेनकाइमा के अंदर यहाँ रसदानी थी, यहाँ केंद्रक था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखता।
इसमें ज़्यादातर कौन दिखेगा, भित्ति, बाकी कोशिका नहीं दिखेगी। तो ध्यान रखना ये खाली दिखेगी अंदर ऐसे, खाली का मतलब यहाँ भित्ति भित्ति होती है, कोशिकाएं मरी हुई होती हैं। तो ऐसे ये कोशिकाएं इस लिग्निन के कारण जम जाती है। ऐसे लिग्निन लिग्निन बनाना है बहुत सारा तुम्हें, ऐसे लिग्निन बनाना है। थोड़ा परफेक्ट बना लेना चित्र को, लेकिन इसके बीच में केंद्रक वेंद्रक कुछ मत बनाना भाई, समझ गए। तो ये वाला चित्र, तो ये भी चित्र किसका है, स्क्लेरेनकाइमा, और ये अनुदैर्ध्य है तो इसको क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ सेक्शन। तो पता नहीं आजकल तो कुछ भी आ सकता है, तो आपके आ जाओ स्क्लेरेनकाइमा का अनुप्रस्थ सेक्शन बनाओ, ये अनुप्रस्थ बना देना। और क्या अनुदैर्ध्य बनाओ, तो ये क्या बना दोगे, अनुदैर्ध्य। इसके अंदर केंद्रक वेंद्रक कुछ नहीं बनाना है। यदि केंद्रक और रसदानी बना दी तो यही चित्र किसका हो जाएगा, कोलेनकाइमा का। देख लो पीछे जाके पेज पलट के, तो आपको चित्रों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कौन सा चित्र कहाँ बनाना है। तो आज क्या रूपरेखा बनाओगे याद करने की, कुछ नहीं, तीनों को लक्षण दो दो तीन तीन बार पढ़ लो। इसका लक्षण ऐसा होता है, ऐसा होता है, और एक ही बार रफ कॉपी में डायग्राम बना लो, तुम्हारा काम हो गया। तो आज तुमने, जो बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें याद नहीं होती है, वो आराम से याद हो जाएगा। मैंने मेरी पूरी कोशिश की है इन चीज़ों को ढंग से सिस्टमेटिक लिख के। वरना एनसीईआरटी में देखोगे तो सारे गुण इधर से उधर मिक्स हैं, आपको लगेगा कि कहाँ पढ़ूँ, क्या छोड़ूँ, क्या नहीं। तो आपको एनसीईआरटी को देखने की जरूरत ही नहीं है, आप बस इस क्लास को ध्यान से देख ले। ये 2 बार ये चित्र बना ले हमें, और 2-3 बार लक्षण पढ़ ले हमें, आपके सरल स्थायी उत्तक में तीनों में से कोई भी गलत नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल याद कर लो कौन सा उत्तक कहाँ रहता है। तो यदि आपको क्लासें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलते हुए रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।